अ, सबसे पहले नमस्कार सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे बीच आए। सबसे पहले मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। नमस्कार आपको भी और नमस्कार आप सभी लोगों को जो हमें देख रहे हैं अभी। ये मेरा पहला इंटरव्यू है हिंदी में। मैंने आज से पहले कभी हिंदी में इंटरव्यू नहीं दिया। तो अ, माफ़ करना मुझे अगर कैसे कहा जाए? माफ़ करना मुझे अगर सही तरीके से हिंदी में बोलना ना जाए क्योंकि मैं पिछले 4 साल में 4 साल में हब महीने में 1 बार अपने घर फ़ोन करता हूँ और तभी मैं हिंदी बोलता हूँ। उसके अलावा मैंने पिछले 4 साल से इतनी हिंदी बोली नहीं। ओके? और नंबर 2 मैं हूँ दिल्ली के कंट्री साइड से, मैं हूँ मुज़फ़्फ़रनगर से, मेरठ मुज़फ़्फ़रनगर। तो मेरी जो हिंदी है, वो बहुत ही पर्टिकुलर किस्म की हिंदी है, ओके? सो मैं दिल्ली रहा 2-3 साल पर मैंने कभी दिल्ली की जो लैंग्वेज है वो ली नहीं, पता नहीं क्यों? मेरी लैंग्वेज हमेशा मेरी मुज़फ़्फ़रनगर की लैंग्वेज ही रही। तो अगर मैं बोलूँ और ये चीज़ें काफ़ी तुम्हें स्ट्रॉन्ग सुनाई दें, जस्ट रिमेंबर कि मैं मुज़फ़्फ़रनगर से हूँ, ओके? जी। लेट मी इंट्रोड्यूस मायसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है बालियान अक्की। बालियान अक्की मेरा रिंग नेम है। मैं एक प्रोफेशनल रेसलर हूँ। अगर आप अगर आप इनका चैनल देखते हैं तो आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या है। डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है, जो स्पोर्ट्स डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है उसका नाम है प्रोफेशनल रेसलिंग। मैं वो करता हूँ। मैं करता हूँ जापान में मेनली फिलहाल स्पेशली पिछले 2 साल से जब से पैंडेमिक हिट हुआ। उससे पहले इधर-उधर भी भाई जापान में सबसे पहले आया, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, यूके, लंदन, इंग्लैंड गया था मैं मेरे ख्याल से 8 महीने के लिए। उसके बाद मैं वापस आया इंडिया थोड़े दिनों के लिए और फिर जापान आया। और जब मैं जापान आया इस बार, मैं जापान आया था 21 मार्च को। और आपको याद हो मेरे ख्याल से 21 मार्च या 20 मार्च? 20 मार्च, 21 मार्च को आया था मेरे ख्याल से। और जिस दिन मैं आया था, उसके कुछ घंटों बाद मेरे ख्याल से 24 घंटे बाद और कुछ ऐसे टाइम के बाद फ्लाइट बैन हो गई थी। तो जब से मैं आया हूँ जापान में इस बार पिछले 2 साल से, ऑलमोस्ट 2 साल, जैसे कि अभी जनवरी का लास्ट है, तब से मैं जापान में ही हूँ। दुनिया रुक गई थी क्योंकि अ, दैट्स मी। सर मैं अगला सवाल आपसे करूँगा। मैंने सुना है कि सर आपको हिंदी, इंग्लिश के अलावा कुछ अन्य भाषा भी आती हैं, तो क्या मैं जान सकता हूँ हिंदी, इंग्लिश के अलावा और कौन-सी भाषा आप भाई देखो, अगर भाषा की बात की जाए तो मैं जापानी बोलता हूँ परफेक्टली फिलहाल, क्योंकि मैं इतने दिन रह चुका हूँ जापान में। मैं 3 साल ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि मैं कई बार जापान से बाहर भी गया, लंदन गया था, इंग्लैंड गया था 8 महीने के लिए, इधर-उधर के टूर भी किए थे। तो अगर सारी चीज़ें मिला जाए तो मैं लगभग 3 साल कुछ महीने हो गए मुझे जापान में रहते हुए, ओवर टाइम मिला के। जैसे 1.5 साल सबसे पहली बार, फिर कुछ दिन और 1.5 साल अब, तो मतलब 2 साल ऑलमोस्ट। सो लगभग साढ़े 3 साल, 3 साल 4 महीने, साढ़े 3 साल के आस-पास मुझे हो गए ओवरऑल, सारा टाइम मिला के, जब से मैं जापान में आया हूँ, जो मेरा पूरा टाइम है जापान में रहते हुए। तो इस टाइम में 3 साल तो इनफ होते हैं यार, मेरे मानने में। मैं जापानी बोल लेता हूँ अभी, एटलीस्ट इतनी बोल लेता हूँ जितनी मेरी हिंदी है। क्लोज़ टू इट, मेरा समझो अगला वो। सवाल है सर आपसे कि आप जैसे एक हुँ, भारत से आप एक मतलब रेसलर बने हैं, तो ज़रूर आपने बचपन से आपने किसी हुँ, रेसलर को ज़रूर देखा होगा, आपके दिल में उनके जैसा बनने का ऐसा ऑफ़ कुछ होता कोर्स, होगा। तो आपके मतलब फ़ेवरेट रेसलर कौन थे सर? ये जानना चाहता येस। हूँ। अ, मेरी रेसलिंग देखने का टाइम स्टार्ट हुआ था, वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। मोस्टली क्या होता है, बच्चे जो हैं, जो रेसलिंग में घुसते हैं, वो होते हैं 6 साल, 8 साल, 10 साल, 11-12 साल के आस-पास। वो आप लोग जो हैं, जिसको रेसलिंग देखनी है, वो रेसलिंग में घुस चुका होता है उस टाइम पे, स्पेशली अब। क्योंकि शायद ही भारत का कोई ऐसा एरिया है जहाँ केबल नेटवर्क नहीं है, राइट अभी, राइट? और अब तो खैर 4G है, इंटरनेट है, आपके पास यूट्यूब है, 1000 चीज़ें, राइट? जब मैं मेरे ख्याल से जब मैं सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं हॉस्टल में बड़ा हुआ हूँ, ओके? एक मैं अपने हॉस्टल का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि उससे अलग-अलग बातें शुरू हो जाएँगी। पर जी, जी। पर मैं हॉस्टल में रहा था जब मैं साढ़े 11 साल का था मैं, तब मैं हॉस्टल चला गया था।
और मैं 12th करके वहां से वापस आया। उसके बाद तुरंत मैंने अपनी रेसलिंग में चला गया था, मैं नुक्का नहीं। लेकिन क्या हुआ था कि मैंने रेसलिंग देखनी शुरू की मेरे ख्याल से 13.5-14 साल की उम्र। क्योंकि जब तक मैं भाई, जब मैं 11 साल का था, मैं 26 साल का हूँ फिलहाल, तो 15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले केवल केबल नेटवर्क नहीं था भाई गांव में। ओके, और मैं एक रियल गांव से हूँ, बिलीव मी, मैं एक रियल गांव से हूँ। ये नहीं कि भाई दिल्ली में रहता था तो भाई मैं दिल्ली से हूँ, ना नो। मेरा जो गांव है वो सच में एक गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। मेरा गांव जो है वो है, नाम है उसका खरवाड़ा, मुजफ्फरनगर से, और बहुत ही छोटा गांव है। तो मेरे गांव में केबल नेटवर्क नहीं था जब तक जब मैं छोटा था। मैं नवोदय गया, अपने हॉस्टल गया, वापस आया। तो जब मैं गर्मी की छुट्टी में आया था, मेरे ख्याल से 13.5-14 साल का हूँ मैं, तब सबसे पहली बार मैंने रेसलिंग देखी। लेकिन मेरा जो बड़ा भाई था, मेरा एक ताऊ जी का लड़का था, वो रहता था सिटी में। तो जब मैं छोटा था, मेरे ख्याल से जब मैं 11 साल के आसपास का था, तो वो सैर से आके बताया करता था हमें कि भाई ट्रिपल एच है, रोक है और स्टोन कोल्ड है, और ये बहुत तगड़ा पुराना है, ठिकाना है, ये है वो है। 1000 चीज बताता था। कमाल की चीज है यार, पता नहीं भाई, मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी देखी नहीं है। तो मेरे ख्याल से गर्मी की छुट्टी की बात है ये। और जब मैंने रेसलिंग देखनी शुरू की, वो टाइम था जॉन सीना के करियर का। उस एग्जैक्ट टाइम था जब जॉन सीना फ्यूड कर रहा था एज के साथ। एज और लीटा एक साथ आया करते थे। ओके, रैंडी ऑर्टन जो था वो बस दाना होता है एक तरह का, मतलब बहुत बस, जितना घटिया एक इंसान हो सका उतना घटिया इंसान था उस टाइम पर रैंडी ऑर्टन। और मेरे मानने में वो जो टाइम था, वो इंडिया में जो रेसलिंग का जो फीवर था, वो जब सच में मतलब ये मान लो कि भाई 98-99 का फीवर चल रहा है, 101 होने वाला, असली वाला वो जो टाइम असली था, जी। जो यस, जो मतलब, अगर रैंडी ऑर्टन मेरे मानने में उस जमाने में इंडिया आ गया होता तो गोली लग सकती उसे, कोई इसमें शक की बात नहीं है मेरे दिमाग में। हाँ, उसको हाँ। अगर कोई गोली मार देता तो मैं इस बात पर झूठ नहीं मानता, क्योंकि लोग सच में नफरत करते हैं उसको। तो वो टाइम था, मेरे ख्याल से 2013-14 के आसपास से, मेरे मानने में। और 2017-18 तक, 13 के आसपास भी नहीं, थोड़ा पहले 2007-8 का ना, यस, 2008 के आसपास, 2007-8 से 2013-14 तक, वो जो टाइम था, उसमें एज की रिटायरमेंट हुई, 1000 चीज हुई, सीएम पंक का राइज हुआ 2013-14 के आसपास। पर वे सारी चीजें थी उस टाइम पे, जॉन सीना, रैंडी और एज, 3 बंदे थे वो। तो मैं उस टाइम पे जॉन सीना मेन बस सुपर हीरो था, जॉन सीना, राइट। और मैं देख रहा था उस टाइम पे एक मैच था, मेरे ख्याल से एक मैच है, अगर आप कभी आप लोग चेक कर सको, मुझे पता नहीं यूट्यूब पे है कि नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू के, बट एक मैच है, लैडर मैच, जॉन सीना और एज के बीच में। बहुत ही अच्छा मैच है, बहुत ही, मतलब ऐसा मैच है जिसने मेरे मानने में जॉन सीना को सॉलिडिफाई किया था कि ओ ये बंदा टॉप बंदा है, ये बंदा जो है, जो मेन बंदा है डब्ल्यूडब्ल्यू का, वो ये बंदा है। वो वाली जो उस तरह का मैच था, क्योंकि एज में, रैंडी में और जॉन सीना में बड़ा कंपटीशन था उस टाइम पे। पर जो मेरा जो बंदा था जिसने मुझे ओ कमाल है, वो था जॉन सीना। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था उस टाइम पे, जो वो जॉन सीना की जनरेशन थी, जो कल मेरे मानने में पिछले 5 साल में जो बंदे बड़े हुए हैं, मोस्टली इंडिया में सब रोमन रेंस के बंदे हैं, राइट। अभी तो रोमन के बहुत ज्यादा। रोमन रेंस, और इफ अगर कोई, किसी को अच्छे लोग पसंद नहीं है, लाइक थोड़ा सा डेयरिंग होना चाहिए, सेथ रोलिंस, राइट। वही और सही। अगर आपको सिर्फ पावर पसंद है तो ब्रोक लेसनर। इनके अलावा कोई बंदा नहीं खिला, राइट। हाँ, सही राइट, बात। बिल्कुल सही बात। जो पिछली 5 साल की जनरेशन है, ये बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। सही बात है। सो राइट, इसमें कुछ कर नहीं सकते आप भाई। जो बंदा औसम है आपके आंखों के सामने, वो बंदा औसम लगा। तो मेरी जनरेशन थी जॉन सीना की जनरेशन। मैं एक जनरेशन पहले का हूँ आप लोगों से। तो जॉन सीना था, ट्रिपल एच था, एचबीके, हार्ट ब्रेक किड, शोन माइकल्स का लास्ट रन बाय द वे। जो डीएक्स का लास्ट रन था उस टाइम पे, मैंने जो डीएक्स जो थे टीम, अगर आप लोगों को नहीं पता भी, जो बच्चे मेरे, अगर आप यंग है फिलहाल और आपको नहीं पता, तो एक टीम थी डीएक्स, ट्रिपल एच और शोन माइकल्स। अभी जाओ यूट्यूब पर अभी और चेक करो, अगर आपको आप नहीं जानते डीएक्स तो चेक करो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और ट्रिपल एच ऐसा भी काम करता था, सोचोगे। ट्रिपल एच और शोन माइकल्स जो डब्ल्यूडब्ल्यू के टॉप 2 बंदे थे, जो सबसे मेन सुपरस्टार्स थे, उनकी टीम थी एक साथ डीएक्स।
रियलिटी में बहुत बड़ी टीम है, पर वे दोनों थे। तो वो लास्ट टाइम वे दोनों एक साथ थे टीवी पर, बड़े लड़ाई होती रही, बहुत लंबी स्टोरी है उनकी, पर जो लास्ट टाइम में टीवी पर थे, वो उस टाइम मैंने रेसलिंग देखनी शुरू की थी, डब्ल्यूडब्ल्यूई। सो डीएक्स थे, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, जॉन सीना था, एज, रैंडी ऑर्टन, who else? फिनले आया करता था होन्सवागल के साथ मेरे को अभी भी याद है। बट ये जनरेशन थी जब मैं था, तो मेरा टॉप बंदा था मेरे मानने में, दो बंदे जो मुझे सच में जो स्टैंड आउट करते थे मेरे लिए। बटिस्टा उस टाइम पर लास्ट वन था, बटिस्टा का भी, बटिस्टा डब्ल्यूडब्ल्यूई में था उस टाइम पे, जॉन सीना से आई क्विट मैच करके डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ दी थी उसने। पर जॉन सीना और शॉन माइकल्स, ये दो बंदे थे जो मुझे हमेशा लगते भाई ये बंदे कमाल है, मेरे मानने में। जॉन सीना मुझे अभी भी लगता है, मेरे मानने में लोग जॉन सीना को हिस्टोरिकली जॉन सीना की जो है इतनी बड़ी रेपुटेशन नहीं है एज अ रेसलर, पर मेरे मानने में कमाल का रेसलर अभी भी। सर मैं आपसे अगला सवाल करूंगा कि जब आपका जब आपने रेसल स्क्वायर से अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया था तो आपको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट आए थे विदेश से, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रेसलिंग के। तो उस समय एक घटना हुई थी, आपको 3 साल तक वीजा नहीं मिल पाया था, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आखिर आपको थोड़ी परेशानी झेलनी ओके पड़ी ठीक होगी है, उस टाइम। विंस से बात की है ना तुमने, इसका मतलब है तुमने विंस से बात की हुई है। नहीं नहीं, वो मैं एक्चुअली विंस जो ये है अपनी तरफ से पूछ रहा था आपसे, क्योंकि उस अपनी समय तरफ से, थोड़ी आपको ओके ओके परेशानी झेलनी ओके, पड़ी। ना ना ना, बट देखो, ओके, लेट्स टॉक रियलिस्टिकली, थोड़ी सी जो एक्चुअल सिचुएशन है भारत की उसके बारे में बात करते हैं। उससे था जो मेरे साथ हुआ था उसे एक्सप्लेन करना आसान है। जब मैं था 19 साल का, जब मैंने मुझे लगा कि मुझे बाहर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा कि जब मैं 19 साल का था तो इंडिया में कोई कंपनी नहीं थी और कोई प्रमोशन नहीं था। अभी काफी स्कूल हैं, मेनली 2 स्कूल हैं। ओके, रसल स्क्वायर है जो हमारा डोजो है खुद का, जो कंपनी है विनायक सोदी से, रसल स्क्वायर कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी। अगर आपको ट्रेनिंग करनी है और आप थोड़े बजट में हो, आप भाई इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो आप जो उसकी एक्सेसिबिलिटी है, नोएडा में है, मेट्रो जाती है वहाँ पे, वो बड़े बड़े अच्छी जगह पे, अगर आपको चेक करना है russellsquare.com पे आप लोग जाकर चेक करो। पर रसल स्क्वायर है और फिर खाली की अकेडमी है। खाली की अकेडमी थोड़ी सी भाई, और आपके पास थोड़ा पैसा है, आप कमिट कर सकते हो, आप भाई इस लेवल का पैसा आप दे सकते हो, तो आप बिल्कुल, दो ऑप्शन है। लेकिन जब मैं रेसलिंग स्टार्ट की तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं थे, ना ही कोई स्कूल था और ना ही कोई कंपनी थी, राइट। ऊपर से एक बात और थी, जब मैं 19 साल का था, पिछले 7 साल पहले, मुझे लगा पर्सनली कि जो बेस्ट रेसलिंग है इस दुनिया की वो जापान में है, जो स्टाइल मुझे सूट करता है। भाई रेसलिंग में बड़े सारे स्टाइल है, अगर आपको नहीं पता, आप सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हो, रेसलिंग में स्टाइल्स है। अगर आप मैक्सिको जाओगे तो लूचा लिब्रे है, अगर आप इंग्लैंड जाओगे, यूरोप जाओगे, ओवरऑल यूरोप, नॉट जस्ट इंग्लैंड, यूरोप। अगर आप यूरोप में जाओ भाई, यूरोप में जर्मनी हुई, स्कॉटलैंड हुआ, इंग्लैंड हुआ, मेनली ये भाई, इटली भी है थोड़ा सा, पर इटली कम है। पर अगर आप यूरोप जाओगे तो आपको मिलेगी कैच एज कैच कैन रेसलिंग, कैच एज कैच कैन, कैच रेसलिंग बोलते हैं शॉर्ट में। तो लूचा लिब्रे मैक्सिको, कैच रेसलिंग यूरोप। फिर आप आते हो एक मार्शल आर्ट बेस्ड स्टाइल, सबमिशन, स्ट्राइकिंग और प्रिसाइसनेस, बहुत डिसिप्लिन्ड स्टाइल है जापान का। हार्ड हिटिंग, वो बहुत ही रो, जस्ट मैनली स्टाइल है रेसलिंग में। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम वहां खड़े हो, दोनों में से एक बंदा नीचे जाएगा, वो वो हमारा फाइनल होगा, राइट। सो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन स्टाइल है जापान का, इसको बोलते हैं पुरोरेस, पूरो रेस। सो जो पुरोरेस स्टाइल था जापान का, बाय द वे पुरोरेस इज, ये सुनने में ऐसा लगता है कि अलग वर्ड है, बट प्रो रेसलिंग जो वर्ड है, अगर आप उसको जापानीज में बोल लो तो पुरोरेस सुनाई देता है, इसलिए जो उनका स्टाइल है वो प्रो रेसलिंग ही बोलते हैं, और उनका स्टाइल अपना जिसको बोलते हैं पुरोरेस स्टाइल। तो ये 3 स्टाइल थे अमेरिका के बाहर, और एक है अमेरिका स्टाइल। अमेरिका, अगर आप, बड़ा आसान बात है, पर अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी जाओ, बहुत ही बड़े बड़े आदमी एक दूसरे को पीट रहे हैं, वो है अमेरिका स्टाइल, राइट। चाहे आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। फिर कभी कभी चाहे रेमी मिस्टीरियो हुआ, डेनियल ब्रायन हुआ, एजे स्टाइल्स भी तो छोटा नहीं रहा, एज स्टाइल काफी बिग है, जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई का तब से और बफ हो गया। बट अब कभी कभी होता है कि भाई जो कुछ सुनना, जो इतने ज्यादा बड़े से लोग भी अच्छी रेसलिंग कर लेते हैं।
बट ये हुए, ये 4 स्टाइल है मेन स्टाइल दुनिया में। तो मुझे लगा था कि भाई मेरा जो स्टाइल जो मुझे सूट करता है, जो सबसे जो हाईएस्ट क्वालिटी का स्टाइल, वो है जापान का टूरिस्ट स्टाइल। तो मुझे लगा जब मैं 19 साल का था कि भाई मैं जापान जाना चाहूंगा। लेकिन हमारे पास जो पासपोर्ट है वो है इंडिया का पासपोर्ट, और अगर आपको दुनिया घूमनी है और आपको बाहर जाना है तो इंडिया का पासपोर्ट, क्या कहा जाए, सबसे अच्छा तरीका क्या है कहने का, कोई मदद नहीं करता इंडिया का पासपोर्ट आपको। लेट्स जस्ट से दैट इंडिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली। ओके, और स्पेशली 7 साल पहले अब से खराब स्थिति। तो मैं 19 साल का था, मैंने एक जापान के प्रमोशन से बात की, मैं बोला भाई मैं ऐसा ऐसा हूँ, अगर आपको क्या लगता है, मैंने अपनी वीडियोस भेजी है, मैंने भाई बात करते हैं प्रमोशन के साथ। तो एक मैनेजर था जापान का, वो बोला कि आप आ जाओ आ जाओ। मैं बोला ओ कमाल, तो क्या कर सकते हैं। तो मुझे सबसे बड़ी बात, मैं जापानी नहीं बोल सकता उस टाइम पे, और जापान में लोग इंग्लिश नहीं बोलते। कुछ लोग बोलते हैं पर बहुत ही रेयर है जापान में लोग जापान के बाहर की लैंग्वेज बोल रहे हैं, क्योंकि जापान की खुद की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि उन्हें जरूरत नहीं है किसी बाहर की चीज। अब थोड़ा सा पढ़ने की लोग कोशिश करते हैं इंग्लिश बोलने की, बट उन्हें सच में जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी खुद की इकोनॉमी, उनकी खुद की मतलब एज अ कंट्री वे लोग इतने सक्सेसफुल हैं कि उन्हें जरूरत नहीं है। उनके पास सारे आईफोन्स हैं जो हैं वो सब जापानी में है, एंड्रॉइड सारे जापानी में है, उनके लैपटॉप जापानी में है, उनकी जो टाइपिंग है वो सारी आती है, मतलब उनके यहाँ खुद के हैं, कंपनी बनाती है उनके लिए जापान की सारी चीजें। तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है इंग्लिश की, तो वो लोग इतनी ज्यादा इंग्लिश बोलते नहीं। तो जो मेरा मैनेजर था, हसीमोतो नाम था उसका, हसीमोतो से मेरी बात हो रही थी, और हसीमोतो मुझे बोलता है कि भाई पर मैं तेरे से बात नहीं कर सकता, मैं गूगल ट्रांसलेट से यूज कर रहा हूँ उसके साथ जो कन्वर्सेशन कर रहा हूँ फिलहाल। तो वो मुझे बोला कि अगर तू किसी को ऐसे को ढूंढ सके जो जिससे हम बात कर सके तो मैं मदद करूंगा, तो मैं बुलाऊंगा आपको जरूर। मतलब बहुत अच्छी बात है भाई, अगर कॉन्टैक्ट की बात हुई है तो। मेरा कजिन था एक, दिल्ली में रहते हैं, उनका नाम नितिन है, अभी भी रहते हैं, बड़ी मदद की उन्होंने मुझे। तो उन्होंने, उनका एक दोस्त था जो नोएडा में उनके साथ काम करता था, उसका नाम था टोमो। वो एक उनका जापानी फ्रेंड था, उससे मेरी मदद बात हुई। तो मतलब कुल मिला के क्या बात हुई, लंबी स्टोरी को शॉर्ट करें, कि मेरी बात हो गई उनसे। वो बोले ठीक है, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए कि आप अप्लाई कर दो। मैं 19 साल, साढ़े 19 साल का उस टाइम पर, मुझे लगभग 5-6 महीने लग गए सामू करने में। मैं अप्लाई करता हूँ अपना वीजा, और मुझे मिलता है नो, नो, आप नहीं जा सकते। और जब एक एम्बेसी आपको मना करती है ना कि आप कहीं जा नहीं सकते, वो आपको कोई रीजन नहीं देती, आप चाहे पूछ लो चाहे कुछ कर लो, नो, आपको मना हुई है तो मना हुई है, बस इतनी सी बात। और तब बात चेंज होती है, क्योंकि मेरे पास एक, मैंने अपनी भाई 2-2.5 साल हो गए मुझे रेसलिंग करते हुए, मैं एक मेरे मानने में अच्छे लेवल की रेसलिंग कर पा रहा हूँ, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट था बाहर की कंपनी से, मेरे मतलब सब कुछ सेट हो रहा था, सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा था। ऐसा मान लो कि एक मूवी चल रही है, उसमें सब कुछ स्टार्टिंग की मूवी परेशानी नहीं हुई बहुत ज्यादा, लेकिन मिड मूवी के 1 घंटे के आसपास भाई अच्छी चीजें होने लगी, आपका ऊपर कुछ मामला, राइट, 1000 चीज महसूस होती है आपको। बट ऐसा मान लो कि जैसे ही चीजें अच्छी होनी शुरू हुई, ऐसे ही मामला कट। और जैसे ही मामला कट हुआ, उसके बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मुझे कुछ करना है रेसलिंग, अगर मुझे मतलब जो मैं चाहता हूँ, मेरी एबिलिटी एज अ रेसलर, जो मैं कर सकता हूँ, और जो जो एक्चुअल रियलिटी है दुनिया की, जो मेरे पास एक्सेसिबल है, क्या मैं कर सकता हूँ इस एबिलिटी से, वे चीजें बहुत डिफरेंट है। मैं कितना भी अच्छा रेसलर हूँ, अगर लोग देख नहीं सकते मुझे रेसलिंग करते हुए, तो कोई मतलब नहीं बनता इस बात का, चाहे मैं कितना भी अच्छा रेसलर हूँ। अपने घर पर आप कितने भी अच्छे हो, किसी को कुछ नहीं पता, जी, जी, राइट। जी। सो उस टाइम पे ये सारी चीजें, जब मैं वेट कर रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में, अब अगर मैंने सेम सेम चीजों के साथ मैं दोबारा अप्लाई करता हूँ, जैसे मैं जापान का, तो सेम रिजल्ट आएगा, राइट। अगर आप सेम काम करके सेम टेस्ट दोगे तो सेम रिजल्ट आएगा, चाहे कितनी बार कर लो, राइट। तो मुझे लगा कि यार कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी, उस तब ये सारी चीजें पैदा हुई थी। ये भाई हम विनायक से मेरी जानकारी हुई, रसल स्क्वायर पैदा हुआ, हम लोगों ने रसल स्क्वायर में बहुत ज्यादा मेहनत करनी शुरू की, हम लोगों ने शोज करने शुरू किए सारे भारत में, इधर उधर जाके, वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, इंदौर जाओ, राजस्थान जाओ, जयपुर जाओ, ये करो वो करो, एक 1000 चीज जो मैंने भाई मेहनत करी, चांद ढंग से अपने फिजिकल चीजें स्ट्रॉन्ग की, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किए, 1000 चीजें, मतलब कुल मिला के 1000 चीजें हूँ जो चीज जो मैं चाहूँ, नॉलेज बढ़ाई अपनी बहुत ज्यादा। ये सिर्फ
रेसलिंग की नॉलेज नहीं, बिजनेस की नॉलेज, मेरी इंग्लिश की नॉलेज, जापान है कैसी कंट्री, वहां का बिजनेस कैसा है, रेसलिंग की बिजनेस कैसा है, आप क्या कर सको जिससे जो आपकी पॉसिबिलिटी है सक्सेसफुल होने की वे बढ़ेंगी। तो मैंने ओवरऑल नॉलेज बढ़ाई, मैंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उसके बाद 21 साल का था मैं तब मैंने अपना पहला दोबारा जब मैंने जापान के लिए वीजा भरा, जापान का वीजा ओके हुआ, मैं यहाँ आया और उस टाइम पे मेरे पास दिन थे सिर्फ 15 दिन का वीजा मिला मुझे इंडिया की तरफ से। मैं यहाँ आया, जो मेरी कंपनी जिससे मुझे मिला था उनसे बातचीत की मैंने, मेरा काम अच्छा लगा, और जब मैं नेक्स्ट टाइम आया तो बोल रहे ठीक है भाई 1-1.5 साल के लिए आ, अगर तू यहाँ 15 दिन के लिए आता है, मेरे सबसे पहली बात ये बोलेगी उसने कि भाई अगर आप तू 2-2 महीने का भी टूर करेगा तो कुछ, जापान में टैलेंट इतना ज्यादा है, जापान में कंपटीशन इतना ज्यादा है, रेसलिंग का लेवल इतना हाई है, सुपरस्टार इतने बड़े बड़े हैं कि अगर तू 1 महीने के लिए आकर बड़ा काम भी कर लेता है तो उसका कोई लंबे तौर पर उसका कुछ बात नहीं। ये समझो कि तुम अगर रो पे तुम एक बहुत अच्छा खिलाड़ी देखते हो, राइट, मंडे नाइट रो पे, पर तुम उसे 2 हफ्ते में देखते हो दोबारा कभी नहीं आता, तो आप 6 महीने भूल जाओगे उसे। 6 महीने बाद वो फिर 2 हफ्ते के लिए आए तो तुम फिर भी भूल जाओगे उसको, राइट। तो मुझे बोला कि तू लंबे टाइम के लिए, उसके बाद मैंने ढंग से एक अच्छा एक कंपनी के साथ बात की। फिर मुझे लगा कि यार अगर मैं एक कंपनी के साथ हो जाऊंगा तो उसी कंपनी के साथ हमेशा खेलना पड़ेगा, उसके मुकाबले अलग अलग स्टाइल खेलने का ज्यादा फायदा है। तो मैं फ्रीलांस का कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने एक कंपनी के साथ जिसने मुझे वीजा की हेल्प की। उसके बाद मैं वापस आया यहाँ पे, तब से मैं लगातार खेल रहा हूँ। All Japan, DDT, Gambarippers, Independent shows, Gato Move, now Choco Pro, because सारी दुनिया के शुरू गए थे, उसकी वजह से नो ऑडियंस शोज कोविड के टाइम पे किए हम लोगों ने। तो वियर्ड है, स्ट्रेंज है, बट फन जर्नी रही मेरे मानने में अभी तक अगर देखा जाए। मैं आपसे अगला सवाल करूंगा सर। आपके बारे में एक अफवाह बहुत फैल रही है, वैसे पहले भी फैल रही थी। अफवाह? हाँ, होल्ड कि ऑन, आप व्हाट डू यू एनजेपीडब्ल्यू, मीन अफवाह? मतलब किसने फैलाई? एक रूमर, मतलब सुनने को मिलता है। एक्चुअली मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे लोग भी ये कहते हैं कि मतलब आप एनजेपीडब्ल्यू में दिखाई दे सकते हैं जल्दी। इस बारे में कुछ बता सकते हैं क्या आप एनजेपीडब्ल्यू? देखो, जो ऑनगोइंग बातें होती हैं, क्या होता है, ये थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाएगी, लेकिन जब कंपनी आप में इन्वेस्ट करती है, चाहे कोई भी कंपनी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यू जापान है या AEW है या WWE है या और कोई कंपनी है, ROH तो भी खत्म होगी, पर और भी कोई भी कंपनी हो, जब वे आपके साथ एज अ टैलेंट, रेसलिंग के जो जो रेसलर्स होते हैं वो कंपनियां टैलेंट बोलती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो टैलेंट है, अगर मैं टैलेंट बोल लूँ तो इसका मतलब है मैं खुद को रेसलर बोल रहा हूँ। ओके, ये ऐसे मतलब हर कंपनी में वर्ड होता है भाई, इंडस्ट्री में, तो कंपनियां रेसलर्स को टैलेंट बोलती हैं। ओके, तो अगर मैं टैलेंट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब समझो कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो कंपनी जब टैलेंट में इन्वेस्ट करती हैं, किसी भी टैलेंट में, तो वो लोग चाहते हैं कि जो बड़ी न्यूज हो, जो 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 बड़ी चीजें हों वो उनकी तरफ से आए, राइट। इसीलिए मोस्टली जो रेसलर्स होते हैं, जब वो कोई किसी बड़ी कंपनी से उनकी बात होती है तो वो कंपनी में जब आते हैं तब न्यूज बनती है, कंपनियां चाहती हैं ऐसा। ओके, तो अगर जैसे अफवाह वाली बात होती है, तो अगर न्यू जापान की अफवाह हो, चाहे AEW की अफवाह हो, चाहे WWE की अफवाह हो, अगर मैं वो सब बोल दूं तो वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि जो कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि बड़ी न्यूज आए, वो कंपनी जाए भाई, वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लोग पैसा डाल रहे हैं, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं मुझे, या कुछ भी कर रहे हैं मुझे या हाँ, किसी को भी, हाँ, राइट। ऐसी चीजें तो वो लोग पहले चाहते नहीं हैं कि जो बताया जाए। न्यूज आए हाँ, यस, उनकी तरफ से आए। यस, वो लोग चाहते हैं कि उनकी तरफ से आए, इसीलिए वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं भाई। वो अगर वो टैलेंट को बड़ा करना चाहते हैं तो वो अपने नाम पर बड़ा करना चाहते हैं, जब भी तो मुझे बुला रहे हैं किसी हाँ, वैल्यू तभी के लिए ये राज रहेगा, तो जो ये तब अफवाहें तक होती राज हैं, रहेगा भैया। यस, अगर भाई चाहे कहीं भी हो, चाहे वो AEW हो, चाहे वो WWE हो, चाहे वो न्यू जापान, अभी 3 बड़ी कंपनियां दुनिया में, राइट। अगर दुनिया में देखी जाए मेरे मानने में न्यू जापान की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ रही है ना इंडिया में फिलहाल, राइट, ऐसा है, मुझे लगता है कभी कभी ऐसा, स्पेशली जब से डी स्पोर्ट ने उनका 1 घंटे का प्रोग्राम दिखाना शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू जापान की जो पॉपुलैरिटी है वो पिछले 2-3 साल में थोड़ी 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 नीश किस्म से, जो लोग पूरे सुपर फैन है रेसलिंग के, प्रो रेसलिंग के जो सुपर फैंस हैं, उनमें न्यू जापान की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ रही है, मुझे लगता है, क्योंकि
जैसे सोशल मीडिया की बात की जाए, ट्विटर इतनी फेमस नहीं है इंडिया में, तुम्हें पता मुझे पता, राइट? इंस्टाग्राम फेमस है और फेसबुक फेमस है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक नंबर 1 है, ठीक है? फेसबुक बट फेसबुक पे सबके ताऊ चच्चा भी फेसबुक पे हो गए, तो जो हाँ यंग जनरेशन है उनको लगता है कि यार ताऊ जी से बात करनी पड़ेगी, सच्चा है हाँ इंस्टाग्राम पे जाओ। फेसबुक ठीक 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 है, ऐसा लगता है मुझे कि जो लोग हैं वो भी इंस्टाग्राम की तरफ ज्यादा है। तो अब मैं जो हूँ, जापान और अमेरिका में ट्विटर नंबर 1 है। जापान में भी ट्विटर नंबर 1 है, अमेरिका में ट्विटर नंबर 1 है। फेसबुक शायद ही कोई करता है, इतना ज्यादा कोई नहीं करता। इंस्टाग्राम है पर थोड़ा है। अमेरिका में इंस्टाग्राम है काफी स्ट्रॉन्ग, बट जापान में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं। तो जापान में ट्विटर सब कुछ है। तो मेरा जो मेन सोशल मीडिया अकाउंट है वो है ट्विटर। और कभी कभी अब जा कभी कभी है, महीने में 1-2 बार इंडिया के किसी रेसलिंग फैन से भी मुझे अपने ट्विटर पर मैसेज या कमेंट तो आवे, तो वो चीज बड़ी लगता है कि ओह, मतलब जापान की तरफ भी थोड़ा थोड़ा सा अब जा इंडिया के फैंस का ध्यान जाना शुरू हो गया, तो वो अच्छी लगती है मुझे। मैं जापान में बात कर रहा हूँ। अगला सवाल मैं और आपसे एक बात, पूछूंगा। अफवाह मत फैलाओ भाई लोगों, अफवाह फैलाना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो अगला अच्छी अफवाह हो चाहे बुरी अफवाह हो। अगला सवाल मैं आपसे करूंगा। बाय चांस मतलब अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाता है, आपके पास मान लीजिए WWE और AEW दोनों की तरफ से एक ऐसा ऑफर आता है, जो एक मल्टी ईयर डील है मान लेते हैं, और आप उस समय एक ही को चूज कर सकते हैं, और उस समय आपके पास न कि पैसों का सवाल है न कि कुछ है, मतलब आप WWE को चुनेंगे या AEW? इंटरेस्ट के मामले में ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा। उस कंडीशन में आप WWE को चुनेंगे या AEW? डिपेंड करता है, एडब्ल्यू में भी और डब्ल्यू में भी, दोनों में ही। अब मुझे इतना टाइम हो गया, मैं 7 साल हो गए, पिछले 28 तारीख में, इस 28 तारीख, आज क्या है, आज मेरे ख्याल से 5, 7, 8 तारीख है ना आज, जो फरवरी, 5 फरवरी है आज। पांच हाँ पांच सॉरी, तारीख। हम्म। आज आज 5 तारीख है, राइट? 5 फरवरी है आज। 28 तारीख में, पूरे एक हफ्ते पहले, 28 जनवरी 2015 में डेब्यू किया था मैंने। तो मुझे 7 साल हो गए ऑफिशियली एज अ रेसलर। 7 साल काफी लंबा टाइम हो, ठीक है? और मैं जिस लेवल पर फिलहाल पिछले स्पेशली पिछले 3 साल से रेसलिंग कर रहा हूँ वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि न्यू जापान में पड़े मैं खेलता ना हूँ, पर न्यू जापान के बराबर की जापानी कंपनी में खेलता हूँ मैं, ऑल जापान और डीडीटी। डीडीटी फिलहाल अगर जापान के अंदर अंदर देखा जाए तो ऑलमोस्ट इतनी बड़ी कंपनी है जितनी न्यू जापान है। और ऑल जापान जो है थोड़ी सी कम है फिलहाल मेरे मानने में न्यू जापान के, पर जापान के अंदर अंदर देखा जाए तो इतना फर्क नहीं है दोनों के सुपरस्टार्स में। जो मेन बंदे हैं दोनों के बराबर की क्वालिटी है दोनों की। तो उन दोनों में खेलता हूं मैं, न्यू जापान में अभी नहीं खेलता। पर अगर आप वर्ल्ड में देखा जाए तो हर कंपनी के अपने बेनिफिट्स हों, डब्ल्यूडब्ल्यू में भी और एडब्ल्यू में। अगर आप एडब्ल्यू में देखा जाए तो मेरे मानने में एडब्ल्यू में इंडिया की प्रेजेंस कम है। इंडिया के फैंस तभी एडब्ल्यू को इतना जानते हैं जितना डब्ल्यूडब्ल्यू को जाना है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को सारी दुनिया जाना है, बहुत सारी दुनिया कह रहा है, सारा इंडिया जाना है। चाहे आपको, मतलब अभी भी अगर आप रेसलिंग के फैन नहीं हो, सुपर फैन, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ मैं प्रो रेसलिंग करता हूँ तो किसी कुछ नहीं पता। मैं कहता हूँ मैं डब्ल्यूडब्ल्यू करता हूँ तो सबको पता है मैं क्या करता हूँ, राइट? अभी भी, एटलीस्ट अभी भी। तो यूट्यूब के जनरेशन में थोड़ी सी डिफरेंट होगी कि एडब्ल्यू बहुत ज्यादा मेहनत करता है अपने यूट्यूब चैनल पे, डब्ल्यूडब्ल्यू करता है। बट एडब्ल्यू के पास मेरे ख्याल से 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू के पास 50 मिलियन फॉलोवर है। ओके, सो दैट टेल्स यू दोनों की जो प्रेजेंस है इंडिया में वो बहुत बड़ी, बहुत अलग है। अगर हम बात करें अमेरिका, वो एक अलग बात। अमेरिका में इतना फर्क नहीं है दोनों के बीच में फिलहाल, स्पेशली अगर आपको ऊपर बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज चाहिए एज अ यंग रेसलर। तो दोनों में बहुत ही अच्छी क्वालिटीज है। डब्ल्यूडब्ल्यू में आपके पास सिक्योरिटी थोड़ी ज्यादा है मेरे मानने में, एज एज अ टैलेंट। इंडिया में वैल्यू ज्यादा है क्योंकि मैं एक इंडियन रेसलर हूँ, तो यह बात मैटर करती है मेरे लिए, राइट? मैं अगर एडब्ल्यू मैच करता हूँ तो मुझे एडब्ल्यू इंडिया में फेमस करनी पड़ेगी। अगर मैं डब्ल्यूडब्ल्यू जाता हूँ तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी इंडिया में फेमस है, डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे इंडिया में फेमस करेगी, राइट? इंटरेस्टिंग बात है दोनों में बहुत ज्यादा, हाँ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। राइट? फर्क है, सेम बातें हैं पर बहुत फर्क है दोनों में। मैं एडब्ल्यू को इंडिया में फेमस करूं या डब्ल्यूडब्ल्यू मुझे इंडिया में फेमस करे, राइट? ये यो क्वेश्चन है मेन मेरे लिए। ना मुझे पैसे से फर्क पड़ता, पैसे से मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे पैसे से फर्क पड़ता होता तो मैंने अब तक किसी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके
आराम से बैठा खा रहा होता फिलहाल, बढ़िया 2-3 लाख रुपए महीना लेकर, राइट। अगर मुझे फर्क पड़ता होता सिक्योरिटी से तो भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता। फ्रीलांस में अस्तिश करवाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। सबसे ज्यादा जो चाहिए, जिस जिस वजह से मैं रेसलर बना था, सबसे बड़ी बात, अगर मुझे सिर्फ पैसा चाहिए होता तो क्या है, इंजीनियरिंग करके बढ़िया जॉब ले लो यार, 1-1.5 लाख रुपए अपना ढंग से कमाऊं, बढ़िया 10 साल मेहनत करके, राइट। क्या जरूरत है दही तुड़वाने की, राइट। हर मैच जब जो मैं हर मैच खेलता हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ, हर मैच में खेलता हूँ, हर मैच के बाद सबसे पहले पूछे ठीक है कि तू, क्योंकि हाथ पाथ तुड़वाना एक मैच में कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब कैजुअल। अगर तुम अपने घर से निकलो और तुम वापस आओ तो तुम्हारी मम्मी कभी नहीं पूछती आज ठीक ठाक रहा, तो हाथ पाथ तो टूटे, राइट, पूछती तो नहीं। मेरे सारे दोस्त पूछा है मेरे तो हर मैच के बाद, और वे सारे भी रेसलर हैं जिनसे की मैं बात कर रहा हूँ, वे भी रेसलर हैं और मैं एक रेसलर हूँ। तो जब मैं बाहर खेलना जाऊँ वापस आऊँ तो सबसे पहला मैसेज जो पूछा जाएगा मेरे से, ठीक है चोट चोट फिर तो नहीं, हाँ अच्छा अच्छा रहा। मैं भी यही बात पूछता हूँ, हाँ भाई हाथ पाथ तो टूटा नहीं, टूटा नहीं, बोला ठीक है, राइट। बेसिक सेटिंग है, राइट। तो जो मेरा एवरीडे लाइफ है उसमें अगर मेरे हाथ पांव टूट जाए तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पार्ट ऑफ द बिजनेस। जॉब का डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है भाई ये हाथ पांव टूटने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो ठीक है, राइट। इट्स अ रिस्की बिजनेस, इट्स अ वेरी 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 रिस्की बिजनेस, इट्स अ वेरी डेंजरस बिजनेस, एंड बिकॉज इट्स अ डेंजरस बिजनेस, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट बनती है, पर मुझे नहीं लगती, क्योंकि अगर मुझे सिक्योरिटी चाहिए होती तो मैं कोई और जॉब कर चुका होता, राइट। बहुत जॉब है इस दुनिया में करने के लिए। मुझे चाहिए था, और जो मुझे अभी भी चाहिए, जो मुझे सबसे बड़े लेवल पर चाहिए, वो चाहिए थी एडवेंचर। एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा ऐसा लाइफ जो सिर्फ मेरी है, एक ऐसा एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया इस दुनिया में। मैं जो रेसलिंग करियर, जो मेरा रेसलिंग करियर रहा है अभी तक, वो बहुत ही बेकूफी का रहा। मैं सच में बता रहा हूँ भाई, मेरा एक बात डिस्क्लेमर, क्योंकि बहुत जो यंग लड़के हैं जो रेसलर बनना चाहते हैं वो सुन रहे होंगे सर, do not follow my advice, do not, because I have had, and I make stupid decisions, I make very stupid decisions, I have made incredibly stupid decisions, so please do not follow my advice। हिंदी में डिस्क्लेमर, मेरी एडवाइस फॉलो मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं मोस्टली स्टूपिड डिसीजंस लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही अपने रेसलिंग को लेकर, सिर्फ मैं एक सेल्फिश इंसान हूँ बहुत ही, मैं अपने बारे में सोचता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि जो लड़के मुझे देख कर फॉलो कर रहे होंगे वे क्या सोचेंगे, या मेरे पेरेंट्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे, या अगर फ्यूचर में मेरे इससे अगर मैं ये करूंगा तो मेरा फ्यूचर अच्छा होगा कि नहीं होगा, मैं पैसे वाला बनूंगा या नहीं होगा, ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन किसी भी बातों से। सो मेरी एडवाइस बिल्कुल फॉलो मत करो, अनलेस के तुम्हें भी इतनी इतनी हार्डशिप और इतनी बेवकूफी भरे के रास्ते चलने हैं जितने मैंने चले हैं। सो डिस्क्लेमर, बट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रास्ता मैं चल रहा हूँ अपनी जिंदगी में वो सिर्फ मेरा हो, ना मेरे से पहले कभी किसी ने चलाया और ना ही मेरे से बाद कोई चले। अगर चलना चाहता है चल सकता है भाई, पर मेरे से पहले किसी ने चला। इंडिया में आप आप इंडिया से रेसलिंग स्टार्ट करके जापान मार्क है, मैं लैंग्वेज नहीं बोलता, एक वर्ड भी इंग्लिश यहाँ कोई नहीं बोलता, तो मैं इनसे बात नहीं कर सकता। जब मैं फाइनली आया था यहाँ तो मैंने चूज ना था कि किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, मैंने चूज किया फ्रीलांस। फ्रीलांस का मतलब है मैं किसी के साथ नहीं। तो अगर मैं अच्छा रेसलर हूँ तो मुझे मैच देंगे लोग, अगर मैं अच्छा रेसलर हूँ तो मुझे कोई मैच नहीं देगा। ना कि मैं किसी कंपनी के साथ हूँ तो कंपनी में अगर आप हो तो आपको मैच मिलेंगे उस कंपनी के, राइट। मैंने चूज किया अकेला रहना। मैं खुश हूँ इस डिसीजन से बहुत, बट आसान डिसीजन नहीं था बिल्कुल भी। ओके, लेट्स जस्ट से दैट। सेम चीज जो सब मैटर करता है जो तुम पूछ रहे हो, AEW WWE, क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूं, मेरे लिए मैटर करता है जो मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए हो, सबसे पहली बात। जो मैं कर रहा हूं वो एडवेंचरस हो, दूसरी बात। और जो मैं कर रहा हूं वो बहुत ही हार्ड हो, तीसरी बात। आसान काम करने मुझे अच्छे नहीं लगते। अगर मुझे आसान काम करने अच्छे लग रहे होते
तो मैं इंजीनियरिंग करके बढ़िया पैसे कमा रहा था फिलहाल कहीं, और या इंडिया में अपनी रसल स्क्वायर में कंपनी मेहनत करके बढ़िया पैसे कमा रहा था वहां से, या इंडिया में एक स्कूल खोलकर रेसलिंग का, वहां से बढ़िया स्टूडेंट लेकर 1-1.5 लाख रुपए महीना वहां कमा रहा होता, 1000 काम है करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, राइट? नो 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 नो। सो जो क्वेश्चन है AEW और WWE के बीच में, वो डिपेंड करता है उस मोमेंट में कौन सा चैलेंज ज्यादा बड़ा हो। WWE के ऑलरेडी बड़े सुपरस्टार हैं, रोमन रेंस है वहां, सेथ रोलेंस है वहां, राइट, ब्रोक लेसनर है वहां, उनके स्टार की कोई कमी नहीं, केविन ओवेंस है वहां पे, कोई कमी नहीं उनके पास, एजे स्टाइल्स है उनके पास, कोई कमी नहीं स्टार्स की जो इंडिया में फेमस है। उन स्टार्स में के अंदर घुसकर भी मैं एक बड़ा स्टार, क्योंकि बिलीव मी पीपल, अगर मैं WWE जाता हूँ, मुझे पता नहीं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं WWE जाता हूँ तो मैं वहां WWE में ये नहीं जाऊंगा कि मैं WWE का एक रेसलर हूँ, ना ना ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कहाँ का रेसलर हूँ। मुझे जो काम करना है अपनी लाइफ में, वो बनना है द बेस्ट रेसलर दैट आई कैन थिंक ऑफ। आई वांट टू बी नंबर 1, आई डोंट केयर वेयर आई एम, आई रियली डोंट। अगर मैं जापान में हूँ तो मैं यहाँ नंबर 1 होना चाहता हूँ, अगर मैं WWE जाता हूँ तो मैं वहां जाऊंगा, अगर मैं WWE जाता हूँ तो मेरा काम है WWE चैंपियन बनना, सिर्फ उसके लिए मैं WWE जाऊंगा, उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी कि मेरे नाम के पीछे WWE लगे, ना मुझे जरूरत है उसकी, ना मुझे पैसे की टेंशन है फिलहाल, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ यहाँ भी, ना मुझे मैचेस की कमी है, मैं अच्छे मैच करते हैं अभी, और ना ही कोई टैलेंट की कमी है, बहुत बड़े और खतरनाक प्लेयर है यहाँ जिन्हें मैंने अभी जिनसे अभी जितना नहीं हुआ, तो मेरे पास बहुत काम है जापान में करने के लिए अभी। बट अगर मैं WWE जाता हूँ तो मेरा काम होगा WWE में नंबर 1 बनना, उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं, ना ही मुझे NXT में जाकर टैलेंट, ना ही मुझे वहां उनके स्कूल ज्वाइन करने, ना ही मुझे किसी के साथ घुस कर सेकंड टैग टीम बनानी, ना 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 ना। अगर मैं WWE जाता हूँ तो मेरा काम है नंबर 1 बनना, से वो एक बड़ा चैलेंज है, वो डोंट लाइक, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ ये बात, पर ये आसान नहीं है मेरे मानने में। अगर मैं सोच सकूं तो इससे भारी काम हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि आज तक किसी भी इंडियन रेसलर ने करा नहीं, लिटरली। जिंदर महल एक चैंपियन बना था, तुम्हें पता, मुझे पता, सबको पता, वो एक कनेडियन है, ओके। वही रीजन था कि इंडिया की ऑडियंस ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया मेरे मानने में, इतना ज्यादा जितनी कर सकती थी। ये कोई कंट्रोवर्शियल व्यूज नहीं है, मैं जिंदर महल का बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, जिंदर महल एक ग्रेट रेसलर है, अपना उसने फिजिक बेहतरीन की, वो चैंपियन बना, रेस्पेक्ट 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 रेस्पेक्ट, बहुत बहुत इज्जत है। बट ना ही तो वो इंडिया में पैदा हुआ है, ना ही वो इंडिया में रेसलर बना, ठीक है। किसी ने नहीं जीती आज तक इंडियन रेसलर ने WWE चैंपियनशिप, इवन ग्रेट खाली, नो WWE चैंपियनशिप, हैवीवेट चैंपियनशिप, बट नॉट WWE, किसी ने नहीं। तो अगर मैं वहां जाता हूँ तो मेरा काम वो है, आसान काम नहीं है, पर अगर मैं जाऊंगा तो वो एक चैलेंज है। या अगर AEW मुझे साइन करती है तो वो मुझे साइन करेंगे इसलिए क्योंकि उन्हें इंडियन टैलेंट चाहिए, क्यों? क्योंकि वो WWE से कम्पीट करना चाहती है इंडिया में। यो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि मैं एक कंपनी, WWE पूरी कंपनी से कंपटीशन होगा मेरा एज अ AEW टैलेंट। उस मोमेंट में कौन सा चैलेंज बड़ा है, इस बात से मैटर करेगा कि मैं WWE जाऊंगा कि AEW जाऊंगा। अगर सेम तुमने कहा कि सब चीज बराबर हो तो कहां जाना पसंद होगा, क्या सिचुएशन होनी चाहिए कि मैं कहां जाऊंगा, ये सिचुएशन है, मैं कहां जाऊंगा, कौन सा चैलेंज बड़ा है उस मोमेंट में। AEW का रिप्रेजेंटेटिव बनकर मैं WWE से लड़ाई करूं, या WWE के इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं उनमें घुस कर भी मैं WWE जाऊं, दोनों में से कौन सा चैलेंज बड़ा है, ये डिपेंड करेगा। मैं आपसे अगला प्रश्न करूंगा सर। मतलब आप वैसे यस। एक मतलब मेंटेलिटी रहती है बहुत सारे लोगों की कि जब हमारे पास पैसा होगा तो तभी हम रेसलर बनेंगे, लेकिन आपने एक मिडिल क्लास फैमिली से आप एक बाहर गए, एक बड़े रेसलर बने, तो जरूर आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा, तो अपने कुछ स्ट्रगल के बारे में बताएंगे तो खुशी होगी हमें। I hate this story. Okay. First of all, let me be very honest. मैं बहुत ही सच में बोलता हूँ तुम्हें। दो बातें, पहली बात, मुझे अपनी स्ट्रगल की बातचीत करना अच्छा लगता,
मेरे ख्याल से कभी अच्छा लगेगा अगर जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, मेरा रेसलिंग करियर ओवर हो जाएगा, तब शायद मुझे अपनी रेसलिंग स्ट्रगल्स की बात करना अच्छा लगेगा। मुझे अपनी रेसलिंग स्ट्रगल्स की बात करना अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। जब मेरी लाइफ बहुत सेट, अब मेरी लाइफ मेरे 4 साल पहले के मुकाबले मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। फिलहाल मेरे पास एक अपना अपना खुद का अपार्टमेंट है टोक्यो में, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, मैं अच्छे मैचेस करता हूँ, मैं बड़े बड़े मैच करता हूँ, मेरा करियर अच्छा और लग रहा, मैं बहुत बड़ी कंपनियों में खेल रहा, बड़े बड़े मैच कर रहा। फिलहाल 2 चैंपियनशिप है मेरे पास जापान में, तो चीजें अच्छी हैं। बट जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं खुश था बहुत। ओके, तो बड़ी अजीब सिचुएशन है, मेरी लाइफ बहुत खराब है बट मैं बहुत खुश हूँ। तो ये मुश्किल है कहना कि भाई मैं अपनी स्ट्रगल्स की बातें करूं, क्योंकि जब मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, अभी भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, बिलीव मी, इन माय ओन वे। पर इवन जब मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जब मेरे पास कुछ नहीं था, ना होप थी, मुझे लगता था कि साला तू रेसलर भी नहीं बन पाएगा, तब भी मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं रेसलिंग कर रहा था। तो मुझे अपनी स्ट्रगल्स की बात करना बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं सच में खुश था। भाई क्या चाहते हो तुम? जब मैं मैं क्या चाहता था? मैं दिन रात रेसलिंग के अलावा कुछ नहीं करना चाहता, मैं दिन रात रेसलिंग कुछ नहीं कर रहा था। तो अगर आप डेफिनेशन देखो, तो मैं लिटरली अपने सपनों जैसी जिंदगी जी रहा। बात अलग है कि मेरे पास खाने को पैसे नहीं है वो उस चीज को छोड़ दो ये 2 साल हो गए नए कपड़े नहीं खरीदे, उस चीज को छोड़ दो, ठीक है? जहां मैं रह रहा वहां 50 चूहे भी रह रहे, उसे छोड़ दो। लेकिन अगर मैं देखा जाए ऑन पेपर, मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूँ जो मैं जिंदगी जीना चाहता था। मैं रेसलिंग करना चाहता था तड़की से लेकर सांस तक, और मुझे कुछ नहीं करना, और मैं रेसलिंग कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक। तो मैं खुश था बहुत, सच में बोल रहा हूँ, मैं सच में बहुत खुश था जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तब भी। नंबर 2, जो मैं एडवाइस दूंगा आपको वो थोड़ी सी हार्श भी होगी अभी, और थोड़ी सी अच्छी भी होगी। बिना पैसों के आप क्या रेसलर बन सकते हो? बिल्कुल आप रेसलर, ऐसा कुछ नहीं जो कोई कुछ नहीं कर सकता। कितना हार्ड होगा वो बात अलग है। अगर आपके पास है, आप रेसलर बनना चाहते हो, क्या वो आसान है? यस। आप 20-25 हजार रुपए महीना दो, हमें सबको पता है कौन सी एकेडमी है जहां आपको जितने पैसे देगा आप बड़ा बन सको। आप जाओ, आप इतने पैसे दे सको, आप इतने पैसे दो, आप वहां घुसो, बड़े आपके सीनियर्स हैं, टैलेंट है वहां बहुत ज्यादा, आपके पास ट्रेनर्स हैं, आप रेसलर बन सको, राइट? एटलीस्ट रेसलिंग के स्टूडेंट बन सको, राइट? देयर इज अ डिफरेंस, दोनों बातें बहुत अलग है। रेसलिंग का स्टूडेंट और रेसलर दोनों फर्क है, ओके? या अगर आपके पास 2 रुपए भी नहीं है, जैसे आपका, जैसे कि आप मिडिल क्लास फैमिली से हो और आपका फादर बोलते हैं आपको, भाई मैं चाहता हूँ रेसलिंग करें, अगर तेरा रेसलर बनना मैंने पैसे देने का। बड़ी कैजुअल बात है पेरेंट्स को कहना। तो व्हाट? तो क्या हुआ? अगर तुम्हें, अगर पापा जी पैसे देंगे और तुम रेसलर नहीं बन सकते तो तुम्हें रेसलर बनना नहीं चाहिए, क्योंकि पापा जी के पैसे के मुकाबले, अगर पापा जी के पैसे न मिलना एक परेशानी है तुम्हारे लिए, और जैसे कि उस परेशानी का वजन 10 किलो है, पापा जी से पैसे नहीं मिल रहे, जो रेसलिंग घुसने के बाद तुम्हें परेशानी होगी वो 100 किलो की है। पापा जी के पैसे तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं, बिलीव मी। 7 साल सब कुछ कर लिया, फिलहाल जापान में हो, कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि बिना पैसे के आप रेसलिंग बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बैठा हूं तुम्हारे लिटरली एग्जाम्पल, राइट? बट कितना हार्ड होगा वो बात डिफरेंट है। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, ये बात बहुत सच है। मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं थे। ऐसा मान लो कि जब मैंने बोला ना कि मैं रेसलर बनूंगा, तो वे मुझे बोले, बट मेरे मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही लिबरल किस्म के पेरेंट्स हैं, बहुत ही ओपन माइंडेड पेरेंट्स हैं मेरे। तुम मेरी भाषा से पता लगेगा तुम्हें, मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, बहुत ही ओपन माइंडेड। पर जब मैं उनसे बोला तो मुझे बोले ठीक है भाई, 1 साल लड़के कोचिंग भी तो करें, राइट? कॉलेज से पहले अगर तुम IIT जाना तो 1-1.5 साल कोचिंग करा नहीं करते। हम ये सोचेंगे भाई तू कोचिंग कर रहा कॉलेज की 1 साल, तू 1 साल मेहनत कर, 1 साल में अगर तेरे पास कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई कॉलेज का कहीं चला गया, कॉलेज है वहीं, हमेशा वहीं रहेगा, राइट? मेरा वो 1 साल खत्म नहीं हुआ, मुझे 10 साल हो गए अब जा करते हुए लगातार, ठीक है? अपनी पार्ट टाइम जॉब की मैंने मैंने 1,000 चीजें सीखी, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी पैसे कमाने के लिए साइड में।
ताकि मैं रेसलिंग कर सकूं। मैंने 1000 काम करे। इवन जब मैं जापान में आया, मैंने पार्ट टाइम जॉब्स की लगातार, जब मैं जापान में आया मैंने बच्चों को एक्सरसाइज सिखाई, क्योंकि मैं एक्सरसाइज बड़ी अच्छी जानता था। मैंने साशिमी शायद एक जापान में बोलते हैं, सुशी जानते हो? सुशी सशीमी बोलते हैं, जो फिश ओनली, नो राइस, उसको बोलते हैं सशीमी। अगर राइस के ऊपर फिश हो तो उसको बोलते हैं सुशी। तो एक सशीमी रेस्टोरेंट में मैंने पार्ट टाइम जॉब की लगातार। उसके बाद मैंने एक होटल में पार्ट टाइम जॉब की मैंने लगातार। मोस्टली पिछले 1.5 साल के मुकाबले में जो लगातार मैंने साइड में जॉब की, उसके साथ रेस्लिंग की, साइड में जॉब की, उसके साथ रेस्लिंग की। तो अगर ये क्वेश्चन है कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। कितना करना चाहते हो आप, ये क्वेश्चन है। किस हद तक करना चाहते हो आप, ये क्वेश्चन है। और अगर आपको लगता है कि विदाउट पेरेंट्स की मनी के आपको रेसलिंग करना इम्पॉसिबल लग रहा है, तो मेरे मानने में रेसलिंग आपके लिए इम्पॉसिबल है। क्योंकि रेसलर बनने के बाद असली परेशानी शुरू हो, जो एक्चुअल परेशानी है, क्योंकि आपको अच्छा बनना पड़े। कंपटीशन है भाई। आप अकेले रेसलर नहीं हो इस दुनिया में। मैचेस मिलना, कंपनी आपको इन्वेस्ट करना, पैसे मिलना, पैसे कमाना एक गिवन बात नहीं है। ये बात ये डिपेंड करती है आपके टैलेंट पर, आप कितने अच्छे हो, आप कितने बढ़िया हो, आपके पास पर्सनैलिटी कितनी है, क्या आपकी टी शर्ट सेल कर रहे हैं, लोगों को आप पसंद हो कि नहीं हो। 1000 चीजें होती हैं। ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सीरियसली बात कर रहा हूँ फिलहाल उन लड़कों से, जो, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आए हैं, बिलीव मी, मेरे पास। और मैं एक एक बंदे को अगर मैं इतनी देर तक समझाऊं तो ऐसा ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे मैं कह रहा हूँ कि रेसलर मत बनो। ऐसा सुनाई दे रहा होगा फिलहाल कुछ लोगों पर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए स्टार्टिंग में किस हद तक तुम रेसलर बनना चाहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रिएटिव जो करियर्स होते हैं मुश्किल होते हैं। ठीक है, आप रिस्क ले रहे हो अपने ऊपर। आप अगर मानने वाला है, आप एक गैम्बल कर रहे हो, आप शर्त लगा रहे हो, और आप 100 रुपए की शर्त लगा रहे हैं अपने ऊपर। लेकिन आपके पास 100 रुपए के 100 ही रुपए हैं बस आपके पास पूरी जिंदगी में, और वे 100 के 100 रुपए आप अपने ऊपर शर्त लगा रहे हैं कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अगर आपको लगता है आप ऐसा कर सकते हो, आपके पास सारे घर गुर बेच कर आपको 100 रुपए मिले, और वे 100 के 100 रुपए आप अपने ऊपर शर्त लगा रहे हैं, हाँ भाई मैं कर सकूँ इस काम, तो आप करो। अगर आपको लगता है थोड़ा सा मामला सही नहीं है, तो आपको करना चाहिए मेरे मानने में। लेकिन क्या आप कर सकते हो और क्या नहीं, ये बात सच, आप कर सको, बिल्कुल कर सको। जो मैंने अभी कहा, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं एक होपफुल मैसेज दे रहा, लेकिन क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट बात कर रहा, मैं क्या फ्लावर्स की बातें नहीं कर रहा, मैं सपनों की बातें नहीं कर रहा, मैं बहुत ही खुशबूदार बातें नहीं कर रहा फिलहाल। राइट, मैं खुशबूदार बातें भी कर सकूं, मैं ये भी कह सकूं कि भाई अरे हाँ क्या बात कर रहे हो आप, बिल्कुल बन सकते हो, अपने पेरेंट्स को आप अग्री करवाओ और आप ये जाओ, बिल्कुल सीधा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा। ना ना ना, बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन मैं रेसलिंग से इतना प्यार करता था कि परेशानियों के बावजूद भी मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था बहुत ज्यादा, अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट। अगर आप इतनी परेशानियों आने के बाद भी खुद को एंजॉय कर सको, आपको लगेगा आप दिस इज द बेस्ट, अगर आप ये ऐसा सोच सकते हो, आपके पास दिन में जिम की छोड़ दो, खाने के पैसे नहीं है, अगर आप जहाँ रहते हो वहां बदबू पूरी, आपको 5 लड़कों के साथ रहना पड़ा है, सबके सड़े हुए सामान ही पड़े, आपको जिंदगी में होप नहीं दिख रही है, अगर फ्यूचर नहीं, अगर इतना सब कुछ सड़ा होने के बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मजा आ रहा लाइफ का, तो तुम रेसलर बनो। ठीक है, करने की बात 101% हर कोई बंदा कर सकता है। और ये सब चीजें जो मैंने तुम्हें बताई, इतनी हार्डशिप होती है, सब करी मैंने, सारी करी मैंने। ठीक है, सो मैं खुश था, अभी भी खुश हूँ। आप खुश हो सकते हो? यस। खुश होना आसान है? बिल्कुल नहीं। रेसलर बन सकते हो आप? यस। कोई भी बन सकता है, लिटरली कोई भी। क्योंकि शरीर एक ऐसी चीज है जो मेहनत से बनता है। राइट, कोई लेकर पैदा नहीं होता है। अगर आप छोटे हो, आपकी हाइट इतनी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दुनिया में बहुत छोटे फेमस रेसलर है। पर्सनैलिटी तैयार करो अपनी, एक अच्छी स्टाइल तैयार करो, अपना गुड्स पे, लुक्स पे ध्यान दो, अपने हेयर अच्छे करो, अपने बॉडी अच्छी करो। कोई भी बॉडी बना सका है इस दुनिया में, ऐसा कोई नहीं है जो बॉडी नहीं बना सकता। और हर कोई बॉडी में अच्छा लगे, सिक्स पैक हो, सबको अच्छे लगते हैं। राइट, तो कोई भी रेसलर बन सके। क्या रेसलर बनना आसान है? नहीं। That's it. और बाय द वे,
please cut this video out what I just said and post it on Facebook, so kids stop asking me how can I be a wrestler. Yes, ये मेरा आंसर है, ये मेरा कंप्लीट आंसर है. प्लीज कट दिस वीडियो एंड पुट इट ऑन फेसबुक. इसको फेसबुक पे अपलोड करो, और जितने भी लोग मुझे मैसेज भेजते हैं कैसे मैं रेसलर बन सकता हूँ, ये आंसर है मेरा. ये मेरा आज भी आंसर है, और आज के 10 साल बाद भी मेरा यही आंसर होगा. तो ये मेरा कंप्लीट आंसर है. और उस लिए जिसको भेज जाए, मेरे पास 500-700 से भेज जाओगे मेरे खाते में. पिछले कई सालों में बहुत लड़कों ने मुझे पैसे भेज रखे, और सबके लिए मेरा आंसर है जो मैंने अभी आंसर किया. यस, मेरे आंसर बड़े लंबे हैं ना, सॉरी. नहीं, बढ़िया है, लंबे हैं लेकिन बढ़िया है. मैं अगला सवाल करूंगा आपसे. जापान के बारे में कुछ बताइए, आखिर कैसा है वहाँ पे, किस टाइप का क्या जानना रहता है? चाहोगे? जापान मुझे बड़ा पसंद है. मैं टोक्यो में रहता जैसे हूँ. जैसे मतलब अगर बाय चांस हम जैसे वहाँ सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट ही हैं, या कुछ छोटे भी हैं, जैसे जहाँ हम जैसे हम इंडिया में होते हैं, कुछ काफी हाई रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ बहुत ज्यादा बिल रहता है, यस, और कुछ ऐसे भी इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कोई छोटे छोटे ठेले हैं छोटे जहाँ छोटे सस्ते में हम खा यस सकते हैं. तो ठेले क्या हैं. जापान में भी इस टाइप का हम्म, होता है, कुछ छोटे रहते हैं दोनों है. या सभी बड़े रहते हैं? ये मान लो, ओके 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 ओके, ये चीज आपको बड़ी अच्छी लगेगी. जापान में जो है ना, रहना बड़ा भारी है, क्योंकि सारी चीजें बहुत महंगी है. लेकिन जो उनका बेसिक है वो इतना अच्छा है कि तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं बेसिक पर रह रहा. ये समझो, इमेजिन करो कि जो तुम्हारे ठेले हैं, उनका जो टेस्ट और क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है जितनी तुम्हारी फेमस रेस्टोरेंट की क्वालिटी है. ये जापान, सारी चीजें मिला के, मेरे मानने में ये सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकूं मैं तुम्हें. जापान के ठेलों की क्वालिटी, जापान, ये मान लो कि इंडिया के जो ठेले हैं, इमेजिन करो इंडिया के ठेलों की जो क्वालिटी है, जो सर्विस है, जो क्लीननेस है, जो सफाई है, जो फूड की क्वालिटी है, जो फूड में भाई अच्छी चीजें यूज कर रहे हैं, सारी चीजों को मिला के टॉप क्लास रेस्टोरेंट और ठेलों में कोई फर्क नहीं है. ये जापान, जापान हर चीज क्वालिटी बहुत हाई है. हर चीज, मतलब लिटरली हर चीज. मैं मजाक नहीं कर रहा. अगर मैं अभी अपने घर से निकलूं और मेरे जूते थोड़े सड़े हुए हैं और मैं 2 घंटे चल पाऊं, तो मेरे जूते साफ हो जाएंगे क्योंकि रोड साफ है. लिटरली, अगर मैं अब निकलूं बाहर और मैं एक एक सिंपल जो चेन रेस्टोरेंट है यहाँ, जैसे खरी हाउस और स्कियाकी और एक कुछ भी फूड खाने निकलूं, उसकी क्वालिटी, उसका टेस्ट इतना बेहतरीन है कि अगर मैं 5,000 येन के रेस्टोरेंट में जाऊं तो भी इतना फर्क नहीं होगा. हर चीज, ये मान लो कि ठेलों की क्वालिटी हाई रेस्टोरेंट की है, वो जापान है लिटरली सारी चीजों में. तो यहाँ पे बहुत शॉर्ट रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा है. पर जापान का जो स्टाइल है ना, ये समझो कि हमारे यहाँ, अच्छा, जो ड्रिंक्स होती हैं, बियर हुई, अल्कोहल हुआ, ये सारी चीजें हुई, उन चीजों पर फोकस ज्यादा होता है जापान में, बाहर अगर आप खाने जाओगे. ठीक है. जो उनका कल्चर है, एज ए कल्चर, जो उनका कल्चर है बाहर खाने का, वो हमारे साथ बहुत डिफरेंट है. हम बाहर खाने जा रहे हैं क्योंकि मुझे भूख लग रही, राइट, और अब खुद बनाने को जी नहीं करता. सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है कि भाई आप बाहर जाकर खाना खाओ, आज फ्राइडे है बाहर खाओ ना. ऐसा बेसिकली, एटलीस्ट इन मोस्ट फैमिलीज, मेरे मानने में जो फिलहाल यंग जनरेशन है हमारे यहाँ की, जो जो इंडिपेंडेंटली सिंगल रहकर अपना रूम लेकर दिल्ली में काम कर रहे हैं, बैंगलोर में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ थोड़ा सा कल्चर होगा मेरे मानने में कि दोस्तों के साथ बाहर जाओ खाओ. बट उनके अलावा इतना कल्चर नहीं है बाहर जाकर खाने का, एज अ कल्चर इन इंडिया में. जापान में बहुत है. जापान में ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है कि थोड़ा फ्री है, चलो बाहर खाना बाहर कुछ खा पी के आते हैं. तो वो चीज मेन डिफरेंस है मेरे मानने में. और क्वालिटी अच्छी है. मैं कभी कभी भूल जाऊँ मैं टोक्यो में रहूँ. मतलब मेरा टोक्यो में रहना इतना सपना था मेरा. टोक्यो में रहना, टोक्यो में रेसलिंग करना मेरा इतना बड़ा सपना था कि मैं कभी कभी भूल जाऊं कि मैं हाँ टोक्यो में रहता हूँ. क्योंकि भाई ये कमरा एक कमरा है, चाहे दुनिया में कहीं भी हो. ठीक है, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मेरे लिए इतनी नॉर्मल बात है टोक्यो में रहना, मैं जितने दिन हो गए रहते हुए यहाँ, कि मैं भूल जाऊं. पर एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी बस, जैसे मैं जा रहा हूँ, हल्की सी बारिश पड़ेगी, मैं एक घर देखूंगा, एक पूरा जापानी घर, उसमें एक उसमें एक क्या बोलते हैं, एक पूरा जापानी घर होगा, उसमें एक साकुरा का पेड़ खड़ा हुआ है. इन चीजों को देखो तो मुझे एकदम सा आ गया है. आज भी मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे लगा
मैं टोक्यो में रहता हूँ। मुझे वो मोमेंट इतनी पसंद है ना, हफ्ते में एक बार जरूर होता है। रात को 1:30-2 बजे मैं वो चल के वापस आ रहा हूँ घर पे अपने। बड़ी सर्दी है पर एक सेकंड मुझे कहीं भी हल्ला लगा, कितना सुंदर है ना टोक्यो। ऐसी चीजें आएंगी एक सेकंड में, या ट्रेन से बाहर निकले और एक बड़ा सीनरी दिख गया, ब्यूटीफुल, गॉड डैम ब्यूटीफुल। वो मोमेंट्स मुझे बड़ी पसंद है। या मैं किसी रेसलिंग शो पर जा रहा हूँ, मैं कोराकेन हॉल जाऊंगा। कोराकेन हॉल जानते हो आप लोग? बहुत लेजेंडरी वेन्यू है जापान में, मेरे मानने में सबसे आइकॉनिक वेन्यू है। मैंने नाम सुना है उसका। वो बहुत ही आइकॉनिक, बहुत ही लेजेंडरी वेन्यू है। सो मेरे लिए, एटलीस्ट मेरे लिए ये जापान। अ, सर आपका वैसे जापानीज फूड कौन सा फेवरेट है, क्या मैं जान सकता हूँ? आप अगर बताना चाहें तो जैसे आप खाना पसंद करते क्या हैं पसंद है बहुत ना ही मुझे। ज्यादा, या वैसे तो खाना बहुत मुझे सारे, क्योंकि मैं जापान में बहुत ही बहुत पसंद सारे है, डिशेस। बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। लेकिन आपको जो सबसे अच्छा लगता है? अगर दो चीजें हैं मुझे अच्छे तो बहुत सारे लगे हैं, पर अगर मैं बताऊंगा भी तो किसी को पता नहीं भाई ये क्या खाना है, तो कोई मजा नहीं आएगा किसी को भी कि भाई नाम नाम पता लगा, बस नाम भी भूल जाएंगे कि जापानी नाम है। दो खाने हैं यहाँ जो हमारे यहाँ भी खा सकते हो आप, बड़े सिमिलर, जो मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहला है खरागे। खरागे बेसिकली होता है, खरागे बोलते हैं फ्राइड चिकन। जो जब जापानी फ्राइड चिकन क्या होता है, फ्राइड चिकन एक ऐसी डिश है जो पूरी दुनिया में है। कोरिया वालों के पास अपना खुद का फ्राइड चिकन है। बाय द वे, कोरियन फ्राइड चिकन इज आल्सो इनक्रेडिबली टेस्टी। बट इंडिया के पास अपना इंडिया फ्राइड चिकन है, चाइना वालों के पास अपना चाइना फ्राइड चिकन है, अब यूके के पास अपना है। सारी दुनिया में होता है, ठीक है। खरागे इनक्रेडिबल, सो क्रिस्पी, सो डिलीशियस। नंबर 2, ग्योजा। एक एक डिश है। ग्योजा बहुत सिमिलर है मोमोज से। मोमोज क्या होते हैं, आप मोमोज एक डंपलिंग है, राइट? अंदर में डंपलिंग। सो लंबे मोमोज को अगर आप मोमोज बनाने के बाद उसे फ्राई करते हैं, पैन फ्राई, तो क्या होता है, अंदर का बहुत ही सॉफ्ट है और बाहर का बहुत ही क्रिस्पी है। ग्योजा, GYOZA, सर्च करो अगर किसी को सर्च करना तो, GYOZA, ग्योजा। मेरे मानने में इंडिया में बना सकते हैं, मेरे मानने में लोग, इतना ज्यादा भारी नहीं है बनाना, पर ग्योजा बहुत डिलीशियस है, बहुत डिलीशियस। तो एटलीस्ट ये दो चीज ऐसी हैं जो बहुत ही सिमिलर है हमारे इंडियन फूड्स के, फ्राइड चिकन और मोमोज, जो और पॉपुलर भी है। फ्राइड चिकन भी बहुत पॉपुलर है, मोमोज भी बहुत पॉपुलर है हमारे यहाँ। तो ये दोनों चीज ऐसी हैं, अगर आप और भाई फ्राइड चिकन तो आप मुश्किल है, लेकिन ग्योजा ऐसी चीज है, आप वेजिटेरियन भी बना सकते हो और नॉन वेज भी बना सकते हो। वो बात जो बहुत अच्छी है, मोमोज भी वेज भी मोमोज होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं। तो ग्योजा ऐसी हैं, ग्योजा जो है, आप वेज ग्योजा भी बना सकते हो और आप नॉन वेज ग्योजा बना सकते हो, तो कोई सा भी। ग्योजा बहुत ही बेहतरीन है, बहुत डिलीशियस है वो चीज। खारागे एंड ग्योजा। तो सर अगली चीज कहूंगा मैं कि क्या इंडियन फूड भी मिलता है क्या जापान में, जैसे रोटी हो गया और इंडियन फूड बहुत फेमस है, इंडियन फूड बहुत फेमस है, उन्हें मतलब बहुत। जापानिज लाइक भी खाते हैं या इंडियन, सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए बनाते हैं यस वहाँ? यस यस, ये नो 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 नो, जापान के लोगों में फेमस है। मैं आज तक सिर्फ एक बार गया इंडियन रेस्टोरेंट, मुझे 3.5 साल हो गए जापान में रहते हुए, सिर्फ आज तक एक बार जापान इंडियन रेस्टोरेंट में गया मैं। जापान के लोग खाते हैं भाई, बहुत खाते हैं, लेकिन सिर्फ एक एक डिफरेंस होगा कि जो जापान के लोग हैं उन्हें जितने भी इंडिया के खाने हैं सारे खरी लगते हैं, खड़े। और जितनी सब्जियां हैं सारी सब्जियों ने खरी लगे। और इंडिया में चपाती, एक बात और है, इंडिया का खाना जापान में नहीं, पूरी दुनिया में मेरे मानने में सबसे फेमस फूड जो है वो इंडियन फूड ही नहीं होगा मेरे मानने में। जैसे जब मैं इंग्लैंड गया था, तो मैंने इंडिया से ज्यादा इंडियन फूड खाया था। अगर मैं दिल्ली जाऊं तो मैं ज्यादा चाइनीज और इंडियन फूड खाता हूँ। जब मैं इंग्लैंड गया, सारे इंडिया का है इंग्लैंड का मेन फूड जो है, जो इंग्लैंड का मेन फूड है, अगर पूछा जाए कि इंडिया का, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खाना क्या है,
इंडियन खाना इंग्लैंड का राष्ट्रीय खाना है, मजाक नहीं कर रहा मैं। मेरा एक दोस्त है यहाँ, उसका नाम है क्रिस ब्रुक्स, बड़ा अच्छा रेसलर है, सर्च करके, बहुत लंबा तगड़ा है। CRIS, क्रिस, BROOKS, क्रिस ब्रुक्स। हैंडसम बंदा है, बड़ा बड़ा लंबा तगड़ा, अच्छा दोस्त है मेरा। क्रिस ब्रुक्स जो है वो एक इंग्लैंड का रेसलर है, बट अपने बचपन में खाना खाकर बड़ा हुआ उसका खाना, और मेरा बचपन खाकर बड़ा हुआ खाना सेम खाना है। वो भी आलू गोभी खाकर बड़ा हुआ, मैं भी आलू गोभी खाकर बड़ा हुआ। वो भी चपातियां खाकर, राइस खाकर बड़ा हुआ, मैं भी। वो इंग्लैंड में, इंडियन का ब्लड लड़का है, पर इंग्लैंड में भी ज्यादा फेमस है। जापान में बहुत फेमस है, जापान में रेस्टोरेंट क्वालिटी बड़ा, पर बहुत महंगा है। इंडियन खाना जापान में जापान के खाने से दुगना महंगा है। ये कि कितने 300 रुपए का एक नान आता है। आंखें खुलती है ना। 200 रुपए का, 300 रुपए का एक नान है। और चपाती नहीं फेमस यहाँ इतनी, नान फेमस है। नान, खरी नान। अगर एक अच्छी खरी है तो 500 रुपए की एक सब्जी आती है, 450, 500, 400। अगर बहुत ही कम क्वांटिटी की और बहुत ही लाइट, बहुत ही कहीं का, बहुत ही भाई किसी लोकल सोसाइटी का एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वो भी कम से कम 300 रुपए की, एक सब्जी 350 की, और 200-250 का एक नान, सस्ते वाला। अगर किसी ठीक ठाक जगह चले जाओ तो 450-500 रुपए की सब्जी, 300-350 का नान। इंडियन फूड बहुत फेमस है भाई। सर काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने एक काफी देर बात की, काफी बढ़िया लगा मेरे को वैसे आपसे बात करके। काफी काफी देर बात की, यस। हम्म, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं सच में बोल रहा हूँ तुम्हें। मैंने आज मेरा पहला इंटरव्यू है हिंदी में। मैं इंटरव्यू बहुत दे रखे, ठीक है, इंग्लिश में अगर आप सर्च करो, मेरे सच में बहुत इंटरव्यू है। स्पेशली यूके में, यूके की वेबसाइट्स में मैंने बहुत इंटरव्यू दिए, इंग्लैंड की भी वेबसाइट्स में कुछ में इंटरव्यू दिए। जब मैं यूके बोलता हूँ तो 3-4 कंट्री आ जाऊँ, इंग्लैंड स्पेसिफिकली, इंडिया, ब्रिटेन कहा जा सकता है, बट लाइक हिंदी में मेरा पहला इंटरव्यू था। तो मुझे स्टार्टिंग में, अगर आप तुम देखो, जैसे मैं अब हिंदी बोल रहा हूँ, और जब मैंने इंटरव्यू के स्टार्टिंग में हिंदी बोली थी, मेरे स्टार्टिंग की हिंदी में मेरे पर ढंग से बोल नहीं जा रही थी। पर क्योंकि फ्लो नहीं बन पा रहा था कन्वर्सेशन का तुमसे। भाई स्टार्टिंग है, पता नहीं कैसे बोला जाए भाई, ढंग से बोलूं कि अपनी बोलूं या कैसे बोलूं। एक सेकंड रोल करो। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मामला डिफरेंट था, पर मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को देखेंगे तो मुझे बड़ा पसंद है। मेरे मानने में मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, कैसा बालियाना की कैसा इंसान है, कैसा मैं सच में सोचता हूँ, मैं बड़ा ऑनेस्टली आंसर दिए सारी चीजों के। मुझे मुझे सच में लगता है, अगर मेरे कोई लास्ट थॉट्स जाए इस इंटरव्यू पे, तो मुझे सच में ये बात, क्रिकेट के बाद में दूसरा सबसे बड़ा फेमस जो स्पोर्ट है इंडिया में, वो प्रो रेसलिंग है। लेकिन मुझे सच में लगता है कि अभी भी हमारे यहाँ की जो पोटेंशियल है रेसलिंग की, वो लोग, कंपनियां सोचती हैं कि उन्हें पता है, पर मेरे मानने में सच में पता नहीं लोगों को भी कि क्या, किस लेवल की पोटेंशियल है इंडिया में रेसलिंग को लेकर। इंडिया में आज तक कोई असली रेसलिंग सुपरस्टार हुआ नहीं। हमारे पास कोई अपना रेसलिंग सुपरस्टार आज तक हुआ नहीं। खाली थोड़ा सा हुआ, बट नॉट रियली। खाली वो आइकॉनिक सुपरस्टार बन नहीं पाया मेरे मानने में, जो खाली हो सकता था। इसमें ये कंट्रोवर्शियल व्यू भी हो सकता है, पर मेरे मानने में जो जो पोटेंशियल है एक इंडियन रेसलिंग स्टार की, वो अभी तक देखी नहीं किसी ने। और मुझे पता नहीं कि मैं वो बनूंगा या कोई और बनेगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि आप कह नहीं सकते। बनना चाहता हूं मैं, मेरे मानने में हम लोग एक इतनी बड़ी रेसलिंग इंडस्ट्री रख सकें इंडिया में अपनी खुद की, कि जापान और अमेरिका तो हमारे लिए कंपटीशन भी नहीं होंगे। मेरे मानने में इस लेवल की पोटेंशियल है इंडिया में। तो सर और मैं भविष्य में जो, अगर मैं सच में बताऊं कि अगर जो मेरा अगर कोई मैं सबसे बड़ा गोल दूं अपना, सबसे भारी काम जो मैं इमेजिन कर सकूं, इस सब भारी काम में, मतलब अगर मैं एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहता, चांद पे जाना इससे आसान होगा मेरे मानने में। पर अगर मैं एक बहुत बड़ा गोल दूं, बहुत बड़ा मिशन देखूं, बहुत बड़ा एक हैवी टास्क देखूं, तो मेरे मानने में एक ऐसी इंडस्ट्री तैयार करना जापान, इंडिया में, जो राइवल कर सके और इवन जीत सके अमेरिका की और जापान की इंडस्ट्री से।
रेसलिंग में मेरे मानने में इंडिया में इतनी बड़ी पोटेंशियल है। सो लेट्स डू आवर बेस्ट। आप जैसे लोग जो ट्विटर पे, नॉट ट्विटर, यूट्यूब पे अच्छे चैनल बना रहे हैं जिससे बड़ी ज्यादा भाई जो हिंदी बोलने वाले जो इंग्लिश नहीं समझ सकते अभी पूरी तरह, मोस्टली इंडिया भी इंग्लिश नहीं बोलता, अनलेस कि आप दिल्ली में या मुंबई में या बैंगलोर में किसी बड़ी सिटी में हो। मोस्टली जो यंग टैलेंट है जो हमारे यहाँ से भड़का हुआ, वो अभी इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलता। तो अगर ऐसे एक्सेसिबल जो यूट्यूब चैनल्स हैं मुझे बड़े पसंद है। इसलिए जब विंस ने मुझसे बात की कि भाई एक इंटरव्यू की बात आ रही है, मैंने 1 सेकंड में बोला बिल्कुल 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 करो। मैं चाहता हूँ मैं पहुंचूं ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को जो जिनसे मेरी अभी तक कोई बात नहीं हुई। अगर किसी को मुझे फॉलो करना तो आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सको। अगर किसी को मुझे फॉलो करना, ट्विटर मुश्किल रहेगा कि अकाउंट बनाना पड़ेगा सबको, पर अगर आप इंस्टाग्राम में तो वहां से फेसबुक भी लिंक हो गया होता है तो वो कर सकते हो आप। पर हमारे पास बहुत बहुत पोटेंशियल है, अभी बहुत पोटेंशियल है मेरे मानने में। और इतना भारी नहीं है, जिसमें मेरा नाम सर्च करो गूगल पे सबसे पहले निकल का है। थोड़ा सा अजीब नाम है। That's it. That's me. That's Balian Aki. थैंक यू सर, थैंक यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू, नमस्कार। Well, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुला के इस चैनल पे। मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोग देखें इसे। ठीक है सर, जल्द मिलेंगे। ठीक है। बिल्कुल।